अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिम नूर, योर फिजिक्स टीचर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पयास के फिजिक्स पोर्शन के एंटी टेस्ट जो कि 2016 और 20 सेशन के लिए हुआ था। स्टूडेंट्स, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स ने पास पेपर शेयर किए हैं, इससे पहले भी मैंने पास पेपर एक सॉल्व किया था, आपने वो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी जाकर देख लें। ऊपर आई वाले बटन में जाके आपको वो पास पेपर मिल जाएगा। आज का जो टेस्ट है 2016 में हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें देखें तो मेरे पास, अगर आपको नजर आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर, तो टोटल 14 ही क्वेश्चन मुझे मिल सके हैं जो बच्चों ने मेरे से शेयर किए हैं। इसलिए मैं 14 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास इसके अलावा क्वेश्चंस हैं या और कोई क्वेश्चन है किसी ईयर के, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल देखना है और व्हाट्सएप करना है तो आपको फर्स्ट कमेंट में जाके मेरा नंबर और आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। वहां से आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन भी हम आइंदा आइंदा की डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो 2016 में एक पेपर हुआ था, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो पहला सवाल था, अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी consequence ऑफ इट। स्टूडेंट्स, एरियल वेलोसिटी क्या होती है पहले तो जरा थोड़ा समझ लें। सपोज करें हमारा ये सन है और इसके अराउंड ये हमारी जो अर्थ है ये इस तरह से रोटेट कर रही है। पहली बात तो याद रखिएगा कि जो हमारी अर्थ है वो सन सन जो है बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। तो यहाँ पर सपोज करें हमारी ये अर्थ आ गई, ठीक है। अब फर्ज कर लें अर्थ यहाँ से यहाँ पर चली जाती है, तो इसने ये वाला एरिया स्वेप्ट किया, इतना सा ये एरिया स्वेप्ट किया, ठीक है। इस रेडियस ने जो एरिया, इस रेडियस की जो वेलोसिटी है, इस एरिया को कितना स्वेप्ट किया है इसने, एरिया पर यूनिट टाइम, दैट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये बात खैर ये आपके एफएससी के अंदर नहीं था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पर जब देखें जरा, अर्थ यहां से जब यहां पर पहुंचेगी, अगर मैं फर्ज कर लें कहता हूं कि यहां से यहां तक पहुंची है एक दिन के अंदर, सपोज कर लें एक दिन के अंदर, तो यहां से यहां पर भी सपोज कर लें एक दिन के अंदर पहुंची है, वन डे में। तो स्टूडेंट्स ये वाला एरिया अगर आप फाइंड करते हैं, तो अगर एक ही दिन की बात की जाएगी, तो अगर देखा जाए तो ये इस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो एरिया पहले पहले की बात की है मैंने, वो तो ज्यादा है, और दूसरे वाले वन डे की बात की तो वो कम है। तो बेसिकली अर्थ करती क्या है कि सेम डे के अंदर या सेम टाइम के अंदर इक्वल एरिया स्वेप्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ा लेगी, और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एरिया कम होगा तो स्लो स्लो वो स्लो स्लो स्वेप्ट करेगी एरिया को, और जब वो उसका डिस्टेंस अर्थ से कम होगा तो वो तेजी से करेगी ताकि वो एरिया ज्यादा स्वेप्ट करे इन द सेम टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन के अंदर कि जितनी भी प्लानिटरी मोशन होती है, उनका जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई जो होता है वो एम आर स्क्र के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स ये आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन है, जो कि पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा, और इसकी वजह से आई भी वेरी करेगा। तो अगर आर ज्यादा हो रहा है तो जिसकी वजह से आई क्या होगा, ज्यादा। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा को देखा जाए, अगर आई बड़ा है तो ओमेगा ने क्या होना है, कम होना है, ताकि उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहती है अर्थ की, तो इसका मतलब है टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम जो है, ये आपकी जो अर्थ है वो एरिया वेलोसिटी को चेंज करती है, एंड दीज आर द केपलर लॉज। ठीक है, तो ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया क्योंकि आप लोगों ने एफएससी के अंदर नहीं पढ़ा हुआ। सो इतना आप याद रख सकते हैं, जितने भी प्लेनेटरी मोशन है या एटॉमिक लेवल पे जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ही ओबे कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया A and B are 1.67 and 1.556 respectively, then the critical angle between the boundary of two media. Students, critical angle का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स
N2/N1। और यहाँ पे याद रखिएगा कि N2 जो होगा ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और N1 जो होगा ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपने ज्यादा वाले को N1 मानना है, ये N1 हो गया, कम वाले को N2 मानना है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करें जरा, थीटा C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बेसिकली स्नेल्स लॉ है। ऊपर रखेंगे छोटी वाली वैल्यू और नीचे रखेंगे बड़ी वाली वैल्यू। अब ये चीज विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, क्योंकि पयास के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए हम लिखेंगे 72 डिग्रीज, ये कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस कैन बी connected to connected in parallel with 100 volt across each capacitor to store 2 coulomb charge across each capacitor to store। देखिए कैपेसिटर आपने लगाए हैं पैरेलल के अंदर, और सबको कितना वोल्ट मिल रहा है, 100 वोल्ट। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि पैरेलल में लगाए हैं? मुझे इसलिए पता चला कि सबको वैसे तो गिवन भी है, लेकिन सबको 100 वोल्ट ही देना है, और वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम रहता है। कहता है टोटल चार्ज कितना स्टोर करवाना है, 2 कूलम, और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 100। आप फार्मूला लगाएं, Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है, 2 कूलम, और V कितना है, 100 वोल्ट। सॉरी, C 2 कूलम नहीं है, C निकालें तो Q/V आएगा। Q है 2 कूलम और वोल्टेज कितने, 100। ये आगे 1/50, यानी टोटल कैपेसिटेंस 1/50 आ गई है। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस 1/50, आप इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें नहीं वो पूछ रहे कितने कैपेसिटर लगाए जाएं कि इतनी कैपेसिटेंस आए, जारी बात है 2 कूलम चार्ज के लिए इतनी कैपेसिटेंस आ रही है। तो याद रखिएगा, जब भी पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े होते हैं एंड द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है NC। अगर आइडेंटिकल यानी एक जैसे कैपेसिटर्स हैं, तो यहां से N निकलेगा C इक्विवेलेंट ओवर C इक्विवेलेंट आया 1/50, और एक C की वैल्यू कितनी है, 100। तो कितना आंसर आ जाएगा ये आएगा 100 माइक्रोफैरड है, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे आप। जिसको लिखा जा सकता है 1/50 मल्टीप्लाई 100 और 10⁻6 ऊपर ले जाएं आप, और ये जो 1 2 3, ये 3 जीरो कैंसिल कर लें आप, कितना बनेगा ये 10⁻1/5 इंटू 10⁻3 बचेगा। ये 1/5 का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे कर लें 1000/5, दैट बिकम्स 200। तो आपको 200 कैपेसिटर्स लगाने हैं पैरेलल में, तो इतना चार्ज स्टोर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियस एनर्जी इज। स्टूडेंट्स, जब भी न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन मैस डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और जब वो सेपरेट होते हैं यानी कि फिशन होती है, तब क्या होता है कि वो जो मैस है वो दोबारा से अपना मैस डिफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या मैस को पूरा करने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बहरहाल ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड स्प्लिशन ऑफ या फिशन ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी विल रिलीज्ड। 5 वाला क्वेश्चन है, एट एटॉमिक लेवल एनर्जी एंड मैटर एग्जिस्ट एज। बट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हर चीज की डुअल नेचर होती है, लाइट की भी डुअल नेचर है। लाइट क्या होती है, ड्यूल नेचर की, और ड्यूल नेचर मींस वेव एंड पार्टिकल, और पार्टिकल की भी नेचर क्या होती है, ड्यूल होती है।
यानी एज ए पार्टिकल नेचर एंड ए वेव नेचर। तो एटॉमिक लेवल पे हर चीज ड्यूअल नेचर की होती है, बोथ वेव एंड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए क्लिफ विद 24 मीटर्स पर सेकंड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्लिफ इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन द 4th सेकंड। आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू 1/gt²। तो यहाँ से t निकालेंगे तो क्या आएगा, 2y/g और अंडर रूट। तो 2 मल्टीप्लाई y, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट पूछी गई है सॉरी, तो हम इसको y ही निकालेंगे। सॉरी मैं टाइम कैलकुलेट करने लगा था। तो 1/2, g को 10 यूज करें और टाइम को 4 का स्क्वायर कर लें, 2 5 10 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 16 एंड दैट इज इक्वल टू 80 मीटर्स। लेकिन ऑप्शन में 80 मीटर्स नहीं है क्योंकि मैंने g की वैल्यू को 10 यूज किया। अगर आप 9.8 यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 78 मीटर्स। तो आप 10 ही यूज करें और इसके नियरेस्ट आंसर लगा लें चार्ली, अदरवाइज 9.8 से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका 78 मीटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट मोर देन फॉर एनी अदर पर्टिकुलर वेव, व्हाट वुड इट मींस। बट याद रखिएगा डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो वेवलेंथ ऑफ द वेव पर। जितनी ज्यादा वेव की वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा उस वेव की डायफ्रैक्शन भी होती है। और दूसरा, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। जितना कम साइज होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल, जितना कम साइज होगा ऑब्स्टेकल का उतनी ज्यादा वो वेव को डायफ्रेक्ट करेगा। फिलहाल रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, तो वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि डायफ्रैक्शन भी क्या होनी है, उसकी ज्यादा होनी है। सो रेडियो वेव्स आर मोर डायफ्रैक्ट मोर एनी अदर वेव्स बिकॉज इट हैज मोर लार्ज या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि चार्ली ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉडी अंडरगोज ए चेंज ऑफ 3 न्यूटन सेकेंड while force 6 newtons is being applied, the time for the applied force is। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहां से टाइम निकालना तो क्या आएगा, डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा, न्यूटन सेकंड बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है। कैसे पता चला, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आ गया मोमेंटम का चेंज 3 आ गया, और फोर्स 6 न्यूटन है तो आ गया 1/2 यानी कि 0.5 सेकंड, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ कंबाइंस टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। स्टूडेंट जब स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं तो कुछ इस तरह सा पैटर्न बनता है, ये एक वेव है, इसके साथ दूसरी वेव ओवरलैप करने से स्टैंडिंग पैटर्न कुछ इस तरह का नजर आता है। इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान बेटा याद रखिएगा डिस्टेंस होता है λ/2, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा, ये वाला यहां तक, इसे कहते हैं एंटी नोड। फिलहाल वो पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूं, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस होता है λ/4। ये बेसिकली एंटी नोड है। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस λ/2, उसने ही पूछा है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, अब लिखेंगे λ/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 kg of water at 5 degrees Celsius is poured into a container of hot water at 65 degrees Celsius having mass 5 kg, what will be the final temperature of the mixture। जब आप ठंडे पानी को या ठंडे पानी को गर्म पानी में मिक्स करते हैं तो बेटा याद रखिएगा जो ठंडा पानी होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है गर्म पानी में से, और गर्म पानी की हीट निकलती है ठंडे पानी में जाती है। और याद रखिएगा एक लॉ है थर्मोडायनामिक्स में कि जितना लॉस का हीट होता है, लॉस ऑफ हीट, उतना ही किसी दूसरी बॉडी में गेन होगा हीट का, गेन इन हीट। मसलन एक ऑब्जेक्ट है 1, ये ऑब्जेक्ट है
टू आप इसको आपस में कनेक्ट कर दें एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है तो अगर सपोज करिए T1 टेम्परेचर पर है, ये 2T टेम्परेचर पर है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हीट निकलेगी Q1, हॉट बॉडी से हीट निकली Q1, और कोल्ड बॉडी में हीट एंटर हुई, फर्ज कर लो Q2। तो जितनी हॉट बॉडी से हीट निकलेगी उतनी ही हॉट कोल्ड बॉडी में एंटर भी होगी, यानी कि Q1 किसके बराबर आएगा, Q2 के बराबर आएगा, यानी हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। आप लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट या खाली स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी। तो हम लिखेंगे Q1 की जगह पर लिखेंगे m1 c डेल्टा टी और लिखेंगे m2 c डेल्टा टी। c कांस्टेंट है जिसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट या खाली स्पेसिफिक हीट। पानी है ठंडा गर्म, c दोनों का सेम होगा, c सबका सेम है, m1 डेल्टा टी m2 डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी दोनों के लिए सेम नहीं है, इसे डेल्टा टी 1 कह लें, इसे डेल्टा टी 2 कह लें, वरना ये कैंसिल कर देंगे आप। देखें पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 है 5 डिग्री सेल्सियस, पानी का इनिशियल टेम्परेचर ठंडे पानी का, और गर्म पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 55 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों के इनिशियल टेम्परेचर हैं। लेकिन जब मिक्स करके इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो फर्ज करें वो टेम्परेचर कितना है T, दैट इज द फाइनल टेम्परेचर। इसमें ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और गर्म पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दरम्यान में बैलेंस हो जाएगा। तो जब टी टेम्परेचर आ जाएगा, बैलेंस ये है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जब बॉडी में क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम, और पानी कोई ठंडा गर्म नहीं रहेगा और कोई हीट लॉस या गेन नहीं करेगा, तो लिखेंगे टेम्परेचर का डिफरेंस फर्स्ट यानी कोल्ड बॉडी के लिए कितना आएगा, हम लिखेंगे उसका जो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होना है, हम लिखेंगे T माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों, ताकि आंसर नेगेटिव में ना आ जाए, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर कम होने तो फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, यानी कि 55 ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा, और ठंडे पानी का पहले कम है, बाद में ज्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, कितना बनते हैं इसको आप सिंप्लीफाई करें, आपने टी फाइंड करना है बेसिकली। तो m1 कितना है बच्चे, अभी अब यहां से आप टी के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। मैस 1 है आपके पास 1, T1 है, टी तो हमें फाइंड करना है, और ये 5 है, और मैस 2 कितना है, मैस 2 इज 5, और T2 कितना है 65 माइनस टी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, T माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आएगा 5 5 जा 25, और 6 325 माइनस टी बनेगा। तो ये माइनस टी इधर आगे प्लस टी कर दें आप, तो 2t आ जाएगा, 325 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 320, और ये बनेगा t इज इक्वल टू, सॉरी प्लस करना है आपने, तो ये बनेगा 330, तो t किसके बराबर आ गया 330 ओवर 2, तो आएगा 2 1 जा 2, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से, हाँ यहाँ से मैंने छोटी सी मिस्टेक की है, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है तो मैंने यहाँ से, ये बनेगा, देखो 5 को 65 से मल्टीप्लाई किया 325 आया, माइनस 5t, हाँ ये बना था, मैंने वो 5 से t को मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ से आप t के लिए सॉल्व कर लें, यानी कि ये 5t इधर आके आ जाएगा, t 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 330, तो t को आप यहाँ से डिवाइड कर लें 330 बाय 6, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 55, यानी कि डेल्टा राइट ऑप्शन, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन है 11, if the radius of the earth shrinks 2% then g will, स्टूडेंट्स g की वैल्यू क्या होती है,
GM/R², ये इसका फॉर्मूला है, और G का R² से इनवर्स रिलेशन है। सॉल्व करने तो प्रॉपर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक शॉर्टकट है, बल्कि मैं अभी एक ही बताऊंगा, दूसरा क्योंकि सवाल नहीं, उसको नहीं बताऊंगा मैं। अगर तो बिलो 10% का क्वेश्चन है तो फिर आपने ये ट्रिक लगानी है। अगर बिलो 10% का क्वेश्चन है किसी भी चीज से, मतलब कहते हैं एक क्वांटिटी को इतने परसेंट बढ़ाया है, इतने परसेंट कम कर दिया है, तो उसे दूसरी क्वांटिटी में कितना बढ़ाओ, या बढ़ेगी कितना कम होगी। तो जितने भी परसेंट गिवन होगी ना, आपने देख लेना उसकी पावर कितनी है। देखिए यहाँ से फिलहाल तो अब देखिए आर को कहता है वो कम किया है, तो पहली बात तो जी ने ज्यादा होना है, ये तो अंडरस्टूड हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन आएगा इंक्रीज बाय की, डिक्रीज वाली ऑप्शन नहीं आ सकती। अब आपने देखना है कि आर को कितना डिक्रीज किया, 2%। आर की पावर कितनी है, 2। तो आपने कर देना 2% को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा आपके पास। ये है ट्रिक। हाँ, अगर वो कहता कि फर्ज कर लें, जैसे मैं जर्नल इक्वेशन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स का वाई स्क्वेयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एक्स का वाई स्क्वेयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और वाई को 2% इंक्रीज किया है, तो आपकी बार एक्स भी इंक्रीज ही करेगा, लेकिन कितना, उसकी पावर 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो कहता है एक्स का और वाई की पावर 3 का रिलेशन है डायरेक्ट, और वाई को 2% इंक्रीज किया है, तो आपने जस्ट क्या करना है, उसकी जितनी भी पावर उससे मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6% आंसर आएगा। फिलहाल चूंकि आर स्क्वेयर इनवर्स रिलेशन है, इसलिए आर कम होने से जी ने ज्यादा होना, इंक्रीज का आंसर। और चूंकि आर की पावर 2 है और हमें परसेंटेज 2 गिवन है, उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। ये शॉर्टकट है बिलो 10% का। अगर 10% से ज्यादा का क्वेश्चन हो तो उसके लिए अलग से हमें आएगा, वो इंशाल्लाह आने वाले टेस्टों में जो क्वेश्चन है कुछ उसके, उसमें मैं आपको बताऊंगा जाके। सो फिलहाल आंसर क्या आ गया, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज एलोंगेटेड बाय 1.119 by attaching it the mass 1 kg, what will be the force constant? तो बेटा फोर्स कांस्टेंट जो है, पहली बात तो F इज इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां से जो K है डेट इज F ओवर एक्स। F को कर लें आप mg ओवर एक्स। अब यहाँ पे बच्चों देखें जरा, स्प्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, अगर ये स्प्रिंग है, कहता है ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। अब इसको बढ़ा के उसकी लेंथ कितनी कर दी है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और बढ़ा के कितनी कर दी, 1.119 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए इसमें कितनी एक्सटेंशन आई है, यहां से लेकर यहां तक एक्सटेंशन कितनी आई है, जस्ट 0.119 सेंटीमीटर। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, मैथ की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम, तो 1 इंटू 10⁻³ लिख लें आप, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होगी, 10, और एक्स एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है, और वो कितनी है, 0.119। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सेंटीमीटर में, सॉरी, तो 10⁻⁻², तो ये 10⁻³ इन दो से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻² पर जाके +2 हो जाएगा, और पहले से 10 मौजूद है, 10⁻+3 हो जाएगा, -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/0.119। अब इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, यू विल गेट 8.75 न्यूटन पर मीटर, अल्फा ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी E विद टाइम t इज गिवन बाय। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्वेश्चन फॉर्मूला होता है हाफ mv², एंड दिस v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर फाइंड करनी है, या कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, vf, और किसके बराबर होती है, vi प्लस at। अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 भी है, तो फिर vf किसके बराबर आ जाएगा, at। अब लिखेंगे 1/2 m/at², और यहां से देखा जाए अगर, तो यहां से बनेगा एनर्जी का, आप देख सकते हैं टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और स्टूडेंट, जब भी दो क्वांटिटीज का ग्राफ बनाना होता है, अगर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो,
यानी कि अगर सिंपल ऐसा ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब है y इज प्रोपोर्शनल टू x। और अगर ग्राफ ऐसा हो कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर हो तो ग्राफ बेटा इस तरह से बनता है, यहाँ पर x यहाँ पर y। यानी जिस एक्सिस में पावर ज्यादा आएगी उसी एक्सिस में ग्राफ को आप झुकाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। अभी टाइम एक्सिस पर पावर ज्यादा है इसलिए ग्राफ टाइम एक्सिस पे झुका के ऊपर बनाएंगे तो बनेगा चार्ली ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास मौजूद है, यानी कि इसके बाद वाले क्वेश्चन मुझे नहीं मिल सके। अगर आपके पास हैं आप मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें या मेल करें, मैं इंशाल्लाह उसको आने वाले वीडियो लेक्चर में शामिल कर लूंगा। कहता है इफ आइस इज हैवियर देन वाटर। बट आइस जो है वो वाटर से हैवी नहीं होती, पहली बात हुई है। उसने कहा इफ आइस इज हैवियर देन वाटर। तो जब आइस, फर्ज कर लें ये कंटेनर है, अगर आप इसमें आइस डाल देते हैं क्यूब, फर्ज कर लें आइस क्यूब है ये वाला, तो अगर तो ये हैवी है पानी से तो पहली बात तो ये ले डाउन कर जाएगी नीचे, क्योंकि हैवी चीज नीचे बैठ जाती है, इट विल ले डाउन, नीचे आ जाएगी अगर आइस हैवी है तो। लेकिन आप देखें जरा, वैसे हैवी होती नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये ले डाउन नहीं रहेगी बल्कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 क्या होगा, ये पानी से हल्की हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये वापस क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी। तो डेल्टा ऑप्शन ले डाउन वाला ठीक है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद जब बर्फ मेल्ट हो जाएगी तो हल्की होने की वजह से फ्लोट करेगी, यानी कि बीटा आंसर आएगा। ये थे आज के 14 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास बाकी सवाल हैं या बाकी कुछ और ईयर्स के 2017, 18, 19, 20, 21, 22 जिस जिस ईयर के भी पास पेपर्स आपके पास हैं, बेशक वो पयास के हों, जीकी के हों, नस्ट के हों, यूवीटी के हों या एमडी कैट के हों, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाली सीरीज में उनको भी कवर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।